नमस्कार मित्रों। आज हम हमारे करिकुलम के साथ साथ चलते हुए खेती और पशुपालन के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आदि मानव जब गुफाओं में घूमता था तो तभी वो कोई जगह में स्थायी नहीं था, लेकिन जब आदि मानव ने खेती की एक खोज की और अपेक्षित वनस्पति वहाँ पे उसे मिलने लगी तो उसने वहीं से अपना बसेरा बना लिया। इतिहास में हमने देखा है कि नाइल संस्कृति हो, इजिप्ट पनपता है, फिर गंगा के किनारे, फिर सिंधु घाटी के किनारे, ऐसे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी नदियाँ हैं वहाँ पे संस्कृतियों का विकास हुआ और वो खेती की बदौलत। तो जब से खेती आई तब से एक मानव सभ्यता एक जगह ठहरा, फिर समाज बना और उसकी वजह से पूरी जो एक सिस्टम थी वो बन गई। दोस्तों, तो आज हम खेती के बारे में जानेंगे। तो खेती हमारे को अन्न देती है। हमारी जो जरूरियात है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें को अन्न की ज़रूरत है। तो वो जो पैदावार है उसको पैदा करने की एक समझ मानव जात के अंदर आई तो उसने खेती की शुरुआत की और दर बदर वो खेती करता गया। अलग अलग चीज़ों को वो उगाता गया, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसे बनाता गया। तो आज हम बात करेंगे खेती के बारे में और उसमें हम अपने भारत की बात करें। तो भारत में 50% से ज़्यादा लोग सिर्फ खेती पे जुड़े हुए हैं। और आज़ादी तक तो हम खेती के अंदर इतने कम था हमारा कि हमारी जनसंख्या थी, उसको पूरा अनाज हमें पैदा नहीं कर सकते थे। तो हमें अमेरिका जैसे देश हमें अनाज देते थे, लेकिन हमने जो हरित क्रांति लाई उसकी वजह से आज हम सिर्फ अपना पेट नहीं भरते, लेकिन दुनिया को हम गेहूँ, चावल, अनाज निर्यात करते हैं। दोस्तों, आज हम देखें कि खेती की चीज़ क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि आय का प्रमुख स्रोत जो है भारत का वो खेती है, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं। हमारा हिंदुस्तान गाँवों में बसता है और वो जो गांव है लाखों की संख्या में, उनका जो अर्थतंत्र है वो खेती के ऊपर ही है। तो हमारी आय का प्रमुख स्रोत जो है वो खेती है। रोजगार पैदा करने के अवसर, आज खेती, जो आदमी खेती करता है वही आदमी जो गांव के भूमिहीन है उनको मजदूरी भी देता है। तो एक जो फार्म होता है वहाँ पे 4 लोग और उसको खेती मिलती है। कोई बोता है, कोई काटता है, कोई परिवहन करके लेके जाता है। तो एक जो सिस्टम बनी हुई है, जैसे हमारे महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का स्वप्न देखा, तो वो गांव की जो अपनी ज़रूरत वहीं पे पूरी कर लो, तो वो जो संकल्पना थी वो खेती बनाती है। दोस्तों, ये भोजन का स्रोत है। हमारे लिए जो भी आना चाहिए, हमारे अनाज चाहिए, फल फूल जो भी हमें चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में हम खेती से लेके अपना पेट भर सकते हैं। पशुपालन खेती में सहायता, अभी जैसे आदमी के पास एक खेती है तो उसने क्या किया, एक गाय भैंस पाल ली, कुछ ऐसे पालतू जानवर पाल लिए जिसकी वजह से वो खेती में भी उपयोगी है। उसका जो गोबर मिलता है, उसका मलमूत्र, उसका भी हम उपयोग कर लेते हैं। उसको हम परिवहन के रूप में भी उसका हम उपयोग करते हैं। तो जिस तरह खेती है उसी तरह पशुपालन, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो पैरेलल चलती है। तो खेती के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ है। दोस्तों, और ये एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। जो गांव है उसके अंदर ही उसका खेत है, उसके अंदर वो कमा लेता है, उसकी आजीविका वहीं मिलती है, उसको रोज़गार वहीं मिलता है, अन्य गांव वालों को भी वो यहीं पे रोज़गार देता है। तो उनको बाहर जाने की और सुरक्षा की भावना नहीं होगी, वो वहीं पे अपना रोज़गार करेंगे, अपना पेट भर सकते। तो ये राष्ट्रीय सलामती भी उसके अंदर जुड़ जाती है। दोस्तों, खेती और पशुपालन का जो कचरा निकलता है, जो वेस्ट है, उसका भी हम
उपयोग कर देते हैं। जैसे बताया कि गोबर गैस बना लिया, खाद बना लिया, उसके गौमूत्र का उपयोग कर लिया, उसके चमड़े का उपयोग कर लिया, उसमें से मिलते ऊन का हमने कपड़ा बना लिया। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें मददरूप होती है दोस्तों। खेती और पशुपालन में देखो यहाँ पे लिखा है कि एक तो आय हमारे को एक रोज़गार प्रदान करता है, खाद्य पदार्थ हमें खाद्य पदार्थ भी मिलते हैं, रोज़गार भी हमें प्रदान होता है दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा मजदूरी भी दे सकते हैं हम लोगों को, और उसके गोबर का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हम देखें तो खेती और पशुपालन, खेती और पशुपालन से हमें क्या होता है दोस्तों, कुछ जैसे लाभ बन रखे इस तरह हानि भी है। तो खेती से हमें पहली चीज़ तो ये होती है कि जो मिट्टी की उर्वरकता है, एक फलद्रुपतापन जिसे कहते हैं, बार बार एक ही जगह पे आप एक झाड़ लगाते जाओगे तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को खींचता रहेगा, और उर्वरकता का ज़्यादा उपयोग करने से भी उसके अंदर जो कुदरती माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो उसकी कमी आ जाएगी दोस्तों। तो ये उसका गैर लाभ भी है दोस्तों। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी। जैसे एक जंगल में हजारों तरह की वनस्पति थी, लेकिन हमने खेती के लिए क्या किया, वहाँ पे कटाई करके एक मैदान बना दिया, उसको हमने खेती में उपयोग किया, तो उस तरह जो बायोडाइवर्सिटी थी उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ दोस्तों। और दूसरा चीज़ है ग्रीन हाउस बढ़ा। जैसे हम पशुपालन में रखते हैं तो हमारी जो गाय भैंस है, हमारा पशु है, एक गाय एक दिन में 400 केजी मीथेन का उत्पादन करती है, उत्सर्जन करती है दोस्तों। तो पशुपालन की वजह से हमारा जो अपना जो जगत है उसके अंदर मीथेन वायु का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होगा दोस्तों। तो ये इसके गैर लाभ है दोस्तों। यहाँ पर हम देखें कि हमने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि एक आलू है, आलू का पौधा, ये जैसे आलू है, तो हमने क्या किया है कि आलू की कलियाँ होती हैं, उस कलियों को हम ज़मीन में बोते हैं, और बो के उसको हम ज़मीन चाहिए उसके अंदर पानी का छिड़काव करते हैं, और उसके अंदर हम खातर भी डालते हैं। तो ये चीज़ करने से उसको आलू की जो कली है उसको एक सनलाइट धूप मिलता है, और धूप मिलता है, और दूसरा क्या होता है कि इस ज़मीन के अंदर कुछ फूग होती है, तो उसके लिए हमें पेस्टिसाइड फूगनाशक का उपयोग भी करना पड़ता है। तो एक आलू बनाने के लिए हमें ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, अच्छी मात्रा में हमको खाद चाहिए, और तो उस तरह से हम आलू की खेती कर सकते हैं दोस्तों। अभी हमने आलू बना लिया, लेकिन अगर हम आलू बेचने जाएंगे तो मार्केट में हमको उसके 2, 3, 4 रुपये पर केजी मिलेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस आलू को एक प्रोसेस करनी है। उस प्रोसेस से हम आलू को काट सकते हैं, उसके वेफर्स बना सकते हैं, उसको सुखा सकते हैं, उसको पैकिंग कर सकते हैं, और फिर हम मार्केट में उसको बेच सकते हैं। तो उसकी वजह से जो वैल्यू एडेड होगा, तो किसानों की आय में बहुत बड़ी वृद्धि होगी दोस्तों। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, जो बहुत बड़ी मात्रा में चिप्स बनाती है, वो कई देश के अंदर हज़ारों एकड़ ज़मीनें भाड़े पे पट्टे पे ले लेती है, और उसी देश में वो बना के पूरे विश्व में मल्टीनेशनल चीज़ तरह से वो खेतियों के जो चिप्स बना है उसका निर्यात करती है, और उसकी वजह से कुछ देशों के अर्थतंत्र में रोज़गार बहुत बड़ी चीज़ भी बनी है दोस्तों। तो इसमें से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम कुछ अच्छी तरह पैक करें, कुछ अच्छी तरह बनाएं और बेचें, तो हमको मार्केट से ज़्यादा पैसा मिल सकता है, रोज़गार भी उत्पन्न हो सकता है, और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है दोस्तों। अभी हम बात करें कि सर अपने कचरे की, अपने आजू बाजू आपने देखा होगा कि बहुत तरह का कचरा, कूड़ा हर शहर में, हर गांव में हमें दिखाई देता है, और उसमें कई हानिकारक तत्व भी होते हैं। वो हमारी ज़मीन को गंदा करता है, हमारे तालाबों को गंदा करता है, हमारे पर्यावरण को गंदा करता है, हमारे समुद्रों को गंदा करता है। उसमें से निकलने वाली जहरी जो गैसें हैं वो हमारे वायुमंडल को भी प्रदूषित करती है। तो हमें बहुत ध्यान से कचरे का जो मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से एक बीमारियां भी पनपती है दोस्तों। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आज दुनिया में
सिर्फ यही नहीं, अब के हमारे अवकाश में छोड़े गए सैटेलाइट भी इतने घूमते हैं, तो वो भी एक अवकाशी कचरा है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर से जो निकलने वाला कचरा है, और दूसरा मेडिकल वेस्ट, जैसे अभी कोरोना वायरस आया हुआ था, उसकी जो चीज़ें हमने यूज़ की है, उसको डिगेबल करना बहुत ही एक मेहनत का और चौकसाई वाला काम है दोस्तों, लेकिन उसके ऊपर प्रकाश हमें डालना ही चाहिए। और दुनिया में से हमें ये जो प्लास्टिक है, कांच है, जो हमारे पास लोहा है, उसको जितना हो सके उतना हम नष्ट करें पूरी तरह से, या फिर उसको हम रिसाइकल करके हम अपनी दुनिया को अच्छी बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कचरे के भी दो प्रकार है। कई ऐसे कचरे हैं, जैसे हमारा कूड़ा है, वो हम फेंक दिया तो वो 1, 2, 3 दिन के अंदर वो डिग्रेडेबल हो जाएगा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, तो उसकी उम्र 200 साल तक है दोस्तों। अगर वो पीवीसी बन गया एक वक्त पेट्रोल केमिकल्स में से, तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा। वो पशुओं के आहार के अंदर भी चला जाएगा, पानी के अंदर मछलियों के अंदर भी चला जाएगा दोस्तों, और उसकी हैज़ार्डनेस की वजह से हमारे सब जो आजू बाजू का पर्यावरण है वो दूषित होगा। तो जो ये जो विंड ड्राइव ये ड्यूरेबल है, उन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से रिसाइकलिंग करके उसका यूज़ हमें करना होगा दोस्तों। और इसी बारे में यहाँ पे हमने देखो, एक मार्टिन करके संगीतकार है जो सान फ्रांसिस्को का है, उसने बहुत ज़ोर शोर से दुनिया में एक आवाज़ लगाई, एक पुकार की कि भाई अभी भी संभलो, तो नहीं तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। तो ये चीज़ थी आज की। नमस्कार दोस्तों।